हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, हमारी आगामी एग्ज़ाम जो 5 दिसंबर 2021 को होने वाली है, ठीक है, उसकी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारे पास। हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। यदि आपको दोस्तों मेरा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि सर हमें और प्रैक्टिस सेट कराइए। ठीक है, आपके कमेंट के माध्यम से हम दूसरा सेट भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमें काफ़ी जानकारी यहाँ पर हमारे सामने उपलब्ध होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि जो हमारा एग्ज़ाम 5 तारीख को होने वाला है, उसमें जो पेपर है वो इस अंदाज से आएगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें हम सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर हम ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारे ला के होंगे और 50 क्वेश्चन हमारे काय के होंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान के होंगे। और कौन कौन से अध्याय से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सीआरपीसी के अंतर्गत जमानती तथा अजमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। और दोस्तों, आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे एक्ट पढ़ लिए होंगे, रीजन आपका चल रहा होगा और आप ये क्वेश्चनों को आसानी से लगा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने अभी तक की हमारी तैयारी कितने % हुई है। और कमेंट करिएगा दोस्तों कि 150 में से आपसे कितने नंबर आ रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके हिसाब से आपको सोल्यूशन दे सकूँ, बता सकूँ कि आपको कहाँ पर क्या और किसी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि जमानती और अजमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 320, 321 और संहिता की प्रथम अनुसूची में और संहिता की दूसरी अनुसूची में। और दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। संहिता की प्रथम अनुसूची में बताया गया है दोस्तों कि कौन सा अपराध जमानती और अजमानती है और किस मजिस्ट्रेट के द्वारा ये विचारणी होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रथम अनुसूची में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 198B का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 से, 376B से, 376C से, 376D से। और दोस्तों, जो हमारी जो बी की जो संबंध है वो धारा आईपीसी की जो धारा है वो 376B से इसका संबंध है। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ हमारा सही होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी के अनुसार जब दोषसिद्धि 1 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हो, 1 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए हो, किंतु न्यायालय कितनी अवधि से कम का कारावास का दंड आरोपित करता है, तो ऐसा करने के अपने कारण को लेखबद्ध करेगा। ठीक है, और दोस्तों यदि वो ऐसा 1 माह, 2 माह, 3 माह और 6 माह, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। यदि दोस्तों वो 3 माह, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो 3 माह के बारे में ऐसा, तो ऐसा उसको कारण लेखबद्ध करने होंगे, उससे ऐसी सारी बातें लिखनी होगी अपने डिसीजन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीआरपीसी की धारा 378 के अनुसार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के किस प्रकृति के अपराध में दोष मुक्त करने पर अपील होती है। जो 378 की जो अनुसार दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय को किस प्रकृति के अपराध में दोष मुक्ति करने पर अपील होगी, तो देखिए असंज्ञेय अजमानती अपराध में, संज्ञेय और अजमानती अपराध में, संज्ञेय तथा संज्ञेय या अजमानती अपराध में। तो दोस्तों देखिए, असंज्ञेय अपराध में तो हो नहीं सकती है, या ये भी दोनों यहाँ भी गलत, और संज्ञेय या अजमानती अपराध, तो दोस्तों संज्ञेय और अजमानती अपराध में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा कि ऐसा मामला हो, गंभीर हो और जिसमें जमानत का प्रावधान ना हो। ठीक है, तो ऐसे दोष मुक्त करने पर अपील होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप इसको कर रहे होंगे, शॉल आपको आसानी से समझ में मैं विश्वास करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने का प्रावधान है। तो दोस्तों, जब उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो तो भी सही बात है दोस्तों, और जब उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को पुष्टि किया हो, या ए और बी, ए या बी। और दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को अपील करने का प्रावधान ए या बी, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा
सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में अभी निर्धारित किया है जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है। क्या है? अपराध का अभियुक्त क्या है भैया? दोषी है। अजमानती अपराधों के अन्य सभी मामलों में अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रमुख महत्वपूर्ण वाद है। और ये किस संबंध है? तो ये संबंध है दोस्तों गुरुबख्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य, गुरुजन सिंह बनाम पंजाब राज्य, और गुरुचरण सिंह बनाम राज्य, और गुरुवंश सिंह बनाम पंजाब राज्य। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसका ये ऑप्शन सी सही होगा। ये संबंधित है इस मामले से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समन मामलों के विचारण में सत्य नहीं है? ठीक है, जो हमारे मामले समन मामले हैं, वारंट मामले हैं, आप कुछ जानते होंगे। तो कौन सा सत्य नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। तो आरोप विचलित करना अवश्य है। समन मामलों में आरोप विचलित करना अवश्य है। दोस्तों इसमें समन में ऐसा कोई आरोप विचलित करना अवश्य नहीं है। ठीक है। छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषमुक्त कर सकता है। हाँ दोस्तों, कर सकता है। ठीक है। परिवाद वापस लेने पर न्यायालय अभियुक्त को छोड़ देगा। जी छोड़ देगा। न्यायालय समन मामलों को वारंट मामले में बदल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे दो सही हैं, 2 और 3। और 2 और 3 ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। डी हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में छोड़ सकता है। जरूरी नहीं कि उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो। और साथ ही हम बात करें तो ये परिवाद वापस लेने, यदि वो परिवाद करता है, कंप्लेंट करता है, तो वो वापस ले लेता है तो भी वो छोड़ देगा। 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं हमको। ठीक है। तो यह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार धारा 438 जमानत के बारे में बात करती है के अधीन यदि अपराध अजमानती है तो निम्नलिखित में से क्या जरूरी और अनिवार्य है? तो थोड़ा सा गला है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला अजमानती है तो निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो मामला, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामला, पुलिस केस में या परिवाद मामले में, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी स्थिति अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर डी हमारा इसका भी सही ऑप्शन होगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश राज्य में पीएमटी घोटाले की जांच और विचारण करने की शक्ति राज्य सरकार ने सीबीआई की न्यायालय को सौंपी है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में पीएमटी घोटाले की जांच और विचारण करने की शक्ति राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी है, न्यायालय को सौंपी है। भले ही वो अपराध भोपाल, ग्वालियर आदि स्थान में हुआ हो, ऐसा करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दी गई है। दोस्तों इसी शक्ति की धारा में दी गई है 184, 185, 186, 187। दोस्तों ये हमारी धारा 185 इस बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए दोस्तों सीआरपीसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो बात करता है सीआरपीसी की धारा 305 में यदि संबंधित व्यक्ति निगम आदि की ओर से हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायालय मामले में जो न्यायालय ठीक समझे आदेश जारी करेगा, मामला स्थगित कर देगा, एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है भैया। तो उपरोक्त कोई भी ऑप्शन आपको दोस्तों लगे न्यायालय वो सब कर सकता है, जो उपरोक्त कोई भी डिसीजन दे सकता है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन हुए। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट कितने हुए बता देखिएगा और इसे लिख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं एविडेंस एक्ट की ओर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 के अनुसार दस्तावेजों का लिखित होना और विधि द्वारा अपेक्षित है, परंतु इसके अपवाद हैं। अर्थात धारा 91 किस पर लागू होती है? तो किस पे होती है दोस्तों? हमारी धारा 91 विक्रय के लिए संविदा पर, मृत्युकालिक कथन पर, बंटवारे पर या सभी पर। दोस्तों इसका भी ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों हम अधिकतर क्वेश्चन देखते हैं और अधिकतर जहाँ पर उपरोक्त सभी होता है तो ये मानिए कि 75% यदि आप तुक्का लगाते हैं और उपरोक्त सभी हो और यहाँ आपको लगता है कि क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता है तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा दीजिएगा। ठीक है। ये एक तुक्का है, 75% मेरे अभी तक की जो
पेपर लगवाया है या मैंने जो एनालिसिस किया है या भी देखा है मैंने, तो अधिकतर दोस्तों उपरोक्त सभी क्वेश्चनों में अधिकतर सही होता है। और जहाँ 100% श्योर हो कि नहीं यार ये सही है तो वह सही है, लेकिन यदि आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी अभी हम अधिकतर क्वेश्चनों में 75% ये सही होता है, लेकिन इस बात का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है इस बार, तो थोड़ा सा संभल कर आप यहाँ पर क्वेश्चनों को हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये शाह अपराधी की परिभाषा नहीं दी गई है। शाह अपराधी की परिभाषा भैया नहीं दी गई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस प्रकरण में दी गई परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया था? वो कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इसे एक्सेप्ट किया था? दोस्तों वो डेविड बनाम एसएसपी का मामला है, डेविड बनाम एपीपी का मामला है, या डेविड बनाम एसपीपी का मामला है, या डेविड बनाम डीपीपी का मामला है? और दोस्तों वो जो मामला है उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया वो है डेविड बनाम डीपीपी, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? डेविड बनाम डीपीपी का मामला। दोस्तों ये मामला हमारा जिसे स्वीकार किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, भारतीय साक्ष्य के विधि के अनुसार साक्ष्य की संपुष्टि करने वाले उपबंध जो उपबंध किए गए हैं वो निम्नलिखित में से कौन से हैं? साक्ष्य की संपुष्टि के बारे में जो कौन कौन सी धाराएं बताती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आइए सही ऑप्शन देखते हैं। धारा 153 से 158, धारा 154 से 158, धारा 155 से 158 और धारा 56 से 58। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, धारा 156 से 158। दोस्तों जो उपबंध इसमें किए गए हैं वो साक्ष्य की संपुष्टि के विषय में उपबंध किए गए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये धारा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। धारा 156 से 158 में साक्ष्य की संपुष्टि के विषय में उपबंध किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति बलात्संग या उसके प्रयत्न के लिए अभियोजित होता है तब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्त्री साधारणतः विभाचारणी है। संशोधन द्वारा सन 2002 में लोप किया गया। इसका संबंध किस धारा से था? ठीक है, इसको लोप कर दिया, इसको हटा दिया गया संशोधन 2002 में। वो धारा कौन सी थी? धारा 146, 148, 153, 155। दोस्तों वो धारा 155 थी जिसे हटा दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा धारा 155। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है जैसा धारा 138 में उपबंध है? तो प्रथमतः साक्ष्य मुख्य परीक्षा की जाती है, द्वितीयतः पुनः परीक्षा की जाती है, तृतीयतः प्रति परीक्षा की जाती है। उपरोक्त सभी सही हैं। और दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा 138 में स्पष्ट उपबंध क्या है? तो ये प्रथमतः मुख्य परीक्षा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। और द्वितीयतः पुनः परीक्षा नहीं की जाती है, फिर क्या कहती है? प्रति परीक्षा की जाती है। और फिर यदि पक्षकार चाहे तो वो पुनः परीक्षा की जाती है। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन हमारे यहाँ दो गलत हो जाते हैं, सही ऑप्शन हमारा ए होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके अभी तक 5 क्वेश्चन एविडेंस के हुए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। ए पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है ए पर, और ये साबित करने का भार कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन प्रावधानी थे। दोस्तों अब ये कैसे साबित करना होगा? तो ए को ही साबित करना होगा भैया, ठीक है, कि भैया उसके पास टिकट है या तो ये धारा हमारी कौन सी ऐसी धारा है जो इस बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 102, 103, 104 और 106, ठीक है दोस्तों, सही होगा। विशिष्ट ये ऑप्शन नंबर 100 धारा 106, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए ऐसी उपेक्षा के लिए बी पर वाद लाता है। ए ऐसी उपेक्षा के लिए बी पर वाद लाता है जो बी ने उसे युक्त रूप से उपयोगी गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की जिससे ए को क्षति हुई थी। ये तथ्य कि बी उन गाड़ियों के बारे में जिनमें वह भाड़े पर देता था अभ्यासा उपेक्षावान था। तो ये सुसंगत भी है, वह विसंगत भी है। सुसंगत है ना तो सुसंगत ना ही विसंगत। दोस्तों इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं, उपरोक्त तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 17 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसी के साथ हमारा एविडेंस सेक्टर कंप्लीट होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 किस प्रकार लागू होती है? आरोप के दौरान, विचारण के दौरान, आरोप के दौरान, विचारण के दौरान, या अन्वेषण के दौरान, या जांच के दौरान?
दोस्तों ये हमारी शिनाख्त के बारे में भी धारा 9 हमारी बात करती है, जो कई बार पूछी जा चुकी है इस वार्षिक है। तो ये हमारी धारा किस पर लागू होती है दोस्तों? तो अन्वेषण के दौरान, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये हमारी धारा 9 लागू होती है। याद रखिएगा धारा 9 कब लागू होती है, किस प्रकार पर लागू होती है? तो ये अन्वेषण के दौरान लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। दोस्तों 8 में से कितने नंबर आए भी आप देखिएगा, ठीक है। तो 8 और 2 18 नंबर में से कितने नंबर आपके आए प्लीज़ बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी के देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। दोस्तों महत्वपूर्ण हमारा एक 19 क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन वो कौन सा अपराध है जो ना शरीर के विरुद्ध है, ना शरीर के विरुद्ध होता है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध होता है? तो ऐसा कौन सा अपराध है दोस्तों 19 का? तो आइए सही ऑप्शन देख लेते हैं। कूट रचना, कूटकरण, धारा 479 या उपरोक्त से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा अपराध है दोस्तों जो ना शरीर के विरुद्ध ना ही संपत्ति के विरुद्ध होता है? दोस्तों सही ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों जो शरीर और संपत्ति के विरुद्ध ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामलाल प्राइवेट मार्ग पर अपनी मोटरसाइकिल बहुत तेजी से और उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाकर कार्य करता है, ठीक है। ये धारा दोस्तों हमारी एक अध्याय है जिसमें मना किया गया है भी ऐसे कोई कार्य आप ना करें तेजी या उतावलेपन से, उपेक्षापूर्ण। उम्मीद करता हूँ आपको धारा मालूम होगी। चलाकर कार्य करता है और एक वृद्ध महिला जो 80 वर्ष की उसकी ऐसा गाड़ी चलाते हुए डर जाती है और रामलाल ने इस धारा में भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध किया, ठीक है। जिससे वो महिला भी इतने भयानक उतावलेपन से गाड़ी चलाई जिससे उससे पास से गुजर गई तो महिला डर गई, ठीक है। और बुजुर्ग महिला, हो सकता तो मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सी धाराएं प्रावधान करती है? तो आइए 269, 279, 286, उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों इन धाराओं में से वो धारा इसमें नहीं दी गई है, उपरोक्त यहाँ पर कोई इसमें से कोई थी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। रामलाल एक भूधारक ये जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह बताता है कि मृत्यु सांप काटने से हुई है। रामलाल दोषी होगा, ठीक है। रामलाल क्या करता है भैया, उसको मालूम जानते हुए भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है और उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर ये बताता है कि मृत्यु सांप काटने से हुई है, ठीक है। तो रामलाल दोषी होगा। धारा 175, 76, 77 और 78, ठीक है। तो धारा 176 भी दोस्तों इसी के बारे में बात करती है, मिथ्या जो है जानकारी, झूठी जानकारी देना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी जो है इसको बदला गया, ये धारा 177 इस पर बात करती है, दोनों 76 बात करती है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहाँ हमारी धारा 177 जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 177 जो बात करती है, ठीक है। तो यहाँ धारा 177 के अंतर्गत रामलाल भैया क्या होगा, दोषी होगा। 76, 77 में डिफरेंस ध्यान रखना दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण तो अपराध ही है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण तो अपराध ही है ही। ऐसा दुष्प्रेरण भी अपराध है जो धारा 108 के स्पष्टीकरण 2, धारा 108 के स्पष्टीकरण 3, धारा 108 के स्पष्टीकरण 4, धारा 108 के स्पष्टीकरण 5। दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 में सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सी होगा। दोस्तों हमारे 22 क्वेश्चन हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो द्विविवाह के विषय में बात करती है के अंतर्गत सामान्यतः किस पर लागू नहीं होती है? दोस्तों ईसाइयों पर भी लागू होती है और पारसियों पर भी होती है, मुस्लिम मुसलमानों पर यदि लागू नहीं होती है द्विविवाह, ठीक है। तो कौन पर लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुसलमानों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामलाल ने गणिता जो स्त्री है, रामलाल ने गणिता जो स्त्री है उसके अस्तित्व का लाछन लगाया, जो रामलाल को किस अपराध के लिए सजा मिलेगी? क्या लगाया भैया? लाछन लगाया। तो किस अपराध के लिए सजा मिलेगी? मानहानि के लिए, आपराधिक अभित्रास के लिए, स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आपराधिक अभित्रास, धारा 105-3 जो इस बारे में बात करती है, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक अभित्रास। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से कौन सा सिद्धांत 511 के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता? आइए देखते हैं। सन्निग्धता का सिद्धांत,
संभवता का सिद्धांत, अग्रसर होने का सिद्धांत, वस्तुगत सिद्धांत। दोस्तों इसमें नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, संभवता का सिद्धांत इसमें नहीं आता। आइए 26 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के लिए दोषी होंगे, इसका संबंध किस धारा से है? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के लिए दोषी होंगे, इसका संबंध किस धारा से है? ठीक है, 36 का सही बताना है हमें, 26 का। तो ऑप्शन 35, 36, 37, 38 तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का वह कौन सा व्याख्यात्मक खंड है जिसके अंतर्गत संहिता में प्रयुक्त किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट किया गया है? ये संपूर्ण संहिता की कुंजी है। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 11। तो अध्याय 2 कौन सा व्याख्यात्मक खंड है जिसके अंतर्गत प्रयुक्त किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों से अर्थ स्पष्ट करता है? धारावाही जो परिभाषाएं बताता है अध्याय 2, ठीक है, संपूर्ण संहिता की कुंजी है। तो दोस्तों अध्याय 2 जो हमारा है वो धारा 6 से लेकर 52A तक है, ठीक है, ये संपूर्ण संहिता की कुंजी है, ठीक है, अध्याय 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 कब लागू नहीं होती है? कोई भारतीय विधि हो, ऐसी भारतीय विधि भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित हो, अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु उस विधि के अधीन जो भारत से परे हो विचारण हेतु दायी हो, और अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु विधि के अधीन जो भारतीय विधि हो विचारण हेतु दायी है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर लागू नहीं होती, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त भारत से परे किए गए अपराध हेतु उस विधि के अधीन जो भारत से परे हो विचरण के हेतु दायी होगा नहीं, यह ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी कोई भारतीय विधि हो इन सब पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। किस वर्ष लॉर्ड मैकाले ने भारत में ब्रिटिश शासित प्रदेशों की दंड व्यवस्थाओं में भिन्नता को समाप्त करने तथा सभी जगह एक समान दंड प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से इन दंड विधियों के संहिताकरण का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में पेश किया? 1831, 1832, 33 और 34। दोस्तों इसे 33 में पेश किया, 1833 में 34 में पास हुआ लॉर्ड मैकाले द्वारा। इसे लॉर्ड मैकाले इसके पितामह कहे जाते हैं। आईपीसी के, ठीक है, इंडियन पेनल कोड को लाने का श्रेय इन्हें जाता है, लॉर्ड मैकाले को दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहले पेश कब किया था? तो 1833 में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और 1834 में विधि आयोग का प्रथम अधिवेशन आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंधित सिद्धांत किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किए हैं? गंभीर और अचानक प्रकोपन, ये दोस्तों ये प्रमुख वाद है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण वाद है ये हमारा, ये 30 वाला। और ये महाराष्ट्र का वाद है, के नानावती बनाम उत्तर प्रदेश, नानावती बीजेपी पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा हमारा, महाराष्ट्र राज्य वाला, ठीक है, याद रखना महाराष्ट्र राज्य वाला ये मामला अचानक और प्रकोपन में संबंधित है, ठीक है। ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए और 3 एक्ट हमारे कंप्लीट हुए, ठीक है। तो हमारे दोस्तों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से कितने क्वेश्चन की संभावना है? 30 क्वेश्चन की दोस्तों संभावना है। 30% क्वेश्चन ये 3 एक्टों से पूछे जाएंगे, बाकी 70% क्वेश्चन हमारे बचे कितने एक्ट हैं? 25 एक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा इनका पैटर्न। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए नया एक्ट हमारा स्टार्ट होता है, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के पर हम क्वेश्चन देखेंगे। अधिनियम में केंद्र और राज्य की शक्ति, अधिनियम में केंद्र और राज्य की शक्ति किन धाराओं में दी गई है? 8 और 9 में, 8A, 9A में, 9 और 10 में, 9 और 10 में, 9A और 10 में। दोस्तों ये दी गई है हमारी ऑप्शन नंबर सी, 9 और 10 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार फर्म के संबंध में अभिप्रेत है कोई निगमित फर्म, कोई निगमित निकाय, कोई निगमित संगम या कोई निगमित संगठन। और दोस्तों 38 के अनुसार फर्म के संबंध में है कोई निगमित निकाय, ठीक है। व्यक्ति के अंतर्गत क्या आता है? कोई निगमित निकाय भी यहाँ पर अभिप्रेत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। अधिनियम में निम्नलिखित में किसके लिए
कितनी अफीम की मात्रा धारा 31A में दी गई सारणी के अनुसार? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। दोस्तों 33 का सही ऑप्शन है 10 किलो। ये एक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप छोटे छोटे एक्ट हैं, यहाँ पर हमको 1 से 2 2 से 3 क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे एक्ट हमारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हमारे एक्ट कंप्लीट हुए। और महत्वपूर्ण एक्टों में कितने नंबर आए आपके, बाकी एक्टों में कितने नंबर आए बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 देखते हैं। अधिनियम में मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन का संबंध किस धारा से है? धारा पूछी गई सीधी, कल्याण संस्था और संगठन का, तो धारा 6, 7, 8, बी और 9। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 7 में कल्याण संस्था और संगठन के बारे में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 8 का संबंध किस से नहीं है? ये जमानती अपराध बताता है, ठीक है, समनीय अपराध बताता है, ए या बी, और ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी, ए और बी। धारा 8 का संबंध इससे किससे नहीं है? तो इनसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्ट, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005। 36वां क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की धारा 3 में तिरस्कृत करना किस दुरुपयोग में होता है? किस दुरुपयोग में होता है? आर्थिक, शारीरिक, मौखिक, यौन। तो दोस्तों ये होता है दुरुपयोग यौन शोषण, यौन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में व्यथित व्यक्ति के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ, व्यथित व्यक्ति के साथ मौखिक, लिखित, दूरभाषिक संपर्क से दूर रहने आदेश से किस संबंधित है? किससे संबंधित है? निवास से आदेश से, संरक्षा आदेश से, अभिरक्षा आदेश से, या ये सभी से? तो दोस्तों सही ऑप्शन है संरक्षा आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, अधिनियम में कार्रवाइयों का बंद कमरे में करना किस धारा में बताया गया है? ठीक है दोस्तों, हमारी धारा बात करती 16 कि अधिनियमों का कहाँ पर, कार्रवाई को कहाँ पर किया जाना, तो बंद कमरे में किया जाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, धारा 16 जो बताती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्ट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। क्वेश्चन नंबर 39, इस अधिनियम में मुख्यतः अपील किसके संबंध में होती है? निर्णय के संबंध में, दंडादेश के संबंध में, आदेश के संबंध में, या इन सभी के संबंध में? तो उपरोक्त सभी, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, अधिनियम में अभियोजन के लिए मंजूरी किससे ली जाती है? केंद्र सरकार से ली जाती है, राज्य सरकार से, ए या बी से, या ए और बी से? तो इसका ऑप्शन ली जाती है दोस्तों केंद्र सरकार से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1984, जिसका क्वेश्चन नंबर 41, अधिनियम में सलाहकार समिति का आयोजन समिति का अधिवेशन किसके अनुरोध पर किया जाता है? केंद्र सरकार की, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की, केंद्रीय समुचित सरकार की, या समुचित प्राधिकारी की? तो दोस्तों अनुरोध पर किया जाता है ये केंद्र व समुचित प्राधिकारी की अनुरोध पर। सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम में अपराध के संज्ञान के लिए, अधिनियम में अपराध के संज्ञान के लिए कितने दिन की सूचना न्यायालय में कर दिए जाने पर होता है? अपराध के संज्ञान के लिए कितने दिन की सूचना न्यायालय में कर दिए जाने से पर होता है? तो 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, या 45 दिन? तो दोस्तों 15 दिन। सही ऑप्शन बी, 15 दिन के अंदर। और अपराध और शक्तियों को संबंध किस धारा से है? किस धारा में बताया गया है शक्तियों को? 20, 21, 22, 23? दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 23 में इसको प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों हमारे हुआ गर्भधारण पूर्व। आइए नेक्स्ट एक्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 नया एक्ट। यह अधिनियम संविधान की अनुच्छेद में अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(d), अनुच्छेद 19(1)(g? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19(1)(g).
45। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। दोस्तों इसमें अधिकतम जुर्माने की जो रकम है वो है 50,000। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 इस अधिनियम में अपराधों का संज्ञान से संबंधित धारा कौन सी है? किस धारा में संज्ञान के बारे में बताया गया है? 26, 27, 28, 29। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 27। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्ट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47। अधिनियम में उच्च क्वालिटी के कूटकृत भारतीय करेंसी नोटों को परिभाषित करने के सुरक्षा के संबंध में किस अनुसूची में प्रावधान है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दोस्तों इसमें प्रावधान है वो है ऑप्शन नंबर सी तीसरी अनुसूची में। इस अधिनियम की कौन सी धारा है जो साक्ष्य की ग्रह्यता को स्पष्ट करती है? 45, 46, 47, 48। तो ऑप्शन नंबर बी 46 इस बारे में स्पष्ट करती है। अधिनियम में आतंकवाद आगम में प्राप्त संपत्ति के संबंध में न्यायालय अपील में कौन सा आदेश दे सकेगा? तो पुष्टि का दे सकेगा, प्रतिसंहरण का दे सकेगा, संपत्ति के मुक्त का, या उपरोक्त सभी का? तो दोस्तों ये सभी का दे सकेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में क्या सही नहीं है? लोक स्थावर संपत्ति को नुकसान के निवारण हेतु सही है। लोक जंगम संपत्ति को नुकसान निवारण हेतु सही है। लोक अमूर्त संपत्ति को नुकसान निवारण हेतु गलत। और लोक संपत्ति को नुकसान निवारण हेतु सही। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सही नहीं है तो सही नहीं, कौन सा नहीं है? सी सही नहीं है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए 51। लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाले रजिस्ट्री करने पर दंड मिलता है। कितना मिलता है भैया? 51 का 6 माह से कम नहीं, 5 वर्ष तक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें दंड का जो प्रावधान है वो 5 वर्ष तक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए हमारा अब होता है स्टार्ट एमपी के लोकल एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का क्वेश्चन नंबर 52। पावर टू प्रॉफिट प्रतिषेध करने की शक्ति का उपबंध कहाँ किया है? कहाँ भाई? 52वां क्वेश्चन सही ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। दोस्तों जो पावर है वो पावर है धारा 4 में। ठीक है, धारा 4 के अनुसार आप को शक्ति दी गई है कि आप इसमें प्रतिषेध कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। बाकी आप मना धारा 5 के अनुसार मना नहीं कर सकते अत्यावश्यक सेवा से संबंधित कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इस अधिनियम की अनुसूची की सूची में परीक्षाओं का संचालन व वर्णन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इस अधिनियम की अनुसूची में परीक्षाओं का संचालन का वर्णन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? प्रश्न पत्रों का बनाया जाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा का परिणाम घोषित करना, या उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो दोस्तों क्या नहीं आता? तो ये सभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी शामिल हैं। आइए मध्य प्रदेश का सेकंड एक्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इस अधिनियम के अनुसार आवेदन प्रारूप से अभिप्रेत है कोई आवेदन जो आवेदक द्वारा किसके माध्यम से भरा जाएगा? पदाभित अधिकारी के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, पदाभित पोर्टल द्वारा, या सभी के द्वारा? तो पदाभित पोर्टल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 55। इस अधिनियम में मान्य अनुमोदन का संबंध किससे है? 5(1), धारा 5(2), धारा 5(3), धारा 5(4). तो अनुमोदन का संबंध दोस्तों 5(3) से है। इसका भी ऑप्शन सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 2(c) में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, पदाभित अधिकारी, या पात्र व्यक्ति? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, और ये हमारे 2 एक्ट कंप्लीट हुए। आइए तीसरा एक्ट पर चलते हैं। पदाभित इकाई, सॉरी इकाई था वो, सही ऑप्शन सी, पदाभित इकाई। आइए 57, विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस अधिनियम में संपत्ति का अधिहरण किस धारा से संबंधित है? धारा 13 हमारी बात करती संपत्ति का अधिहरण, 14 बात करती सूचना के बारे में। ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा 13। क्या है दोस्तों सही ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 13 संपत्ति के अधिहरण के बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अधिनियम के अंतर्गत जब अधिहरण की गई वस्तु की वापसी संभव ना हो तब अधिहरण की तारीख से कितना ब्याज दिया जाएगा? धारा 19 इस बारे में प्रावधान करती है और जो बताती है, क्या बताती है, 5% के हिसाब से। ठीक है, तो 58 का सही ऑप्शन भी होगा, 5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का क्वेश्चन नंबर 59, धारा 31 का किससे संबंधित है? नियम बनाने की शक्ति, संचय देने से संबंधित, दुष्प्रेरण से संबंधित, तलाशी लेने से संबंधित। और 59 का सही ऑप्शन है दुष्प्रेरण से संबंधित अपराध। ठीक है, 31 बात करती है दुष्प्रेरण से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अधिनियम में शक्तियों का प्रत्यायोजन होने के बाद कौन सा अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? सहायक जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या उपरोक्त में सही पर करते हैं? और दोस्तों इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता वो है ऑप्शन नंबर सहायक जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, और जो बात करता है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के बारे में। ठीक है, हमारे ये मध्य प्रदेश वाले लॉ चल रहे हैं अभी लोकल। ठीक, इस अधिनियम में अनुज्ञप्तियों का प्रत्याहरण करने की शक्ति के अंतर्गत कितनी राशि प्राधिकारी द्वारा छोड़ दी जाती है? कितनी राशि प्राधिकारी द्वारा छोड़ दी जाती है? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। दोस्तों सही ऑप्शन है 15 दिन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम में यदि 50 बल्क मिलीलीटर से अधिक के संबंध में धारा 34 के अंतर्गत अपराध कारित होता है तो प्रथम 2 सिद्धि पर अधिकतम कितने कारावास की सजा का प्रावधान है? ठीक है, तो ये कितना है दोस्तों भैया? 62 का 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी सी, कितना? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अधिनियम में पूर्व 2 सिद्धि के पश्चात वर्णित दंड से संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? 41, 42, 43, 44, सॉरी 41, 42, 44, 45। 63 का सही ऑप्शन है डी, 45। 2 सिद्धि के पूर्व 2 सिद्धि के पश्चात वर्णित दंड के संबंध में प्रावधान धारा 45 में बताया गया है। ये हमारे मध्य प्रदेश के एक्ट कंप्लीट हुए। आइए नया एक्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। परिभाषा खंड के अनुसार सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत किसको प्रतिविरत रहने के लिए बात की गई? पारिवारिक संबंध से, नातेदारी संबंध, विशेषतः वैवाहिक संबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 65, अधिनियम में अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को सहायता लेने का अधिकार किससे नहीं प्राप्त होता है? सरकारी संगठनों से, गैर सरकारी संगठनों से, ए या बी, और ए और बी। दोस्तों ए और बी सही ऑप्शन होगा बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्ट का। इस अधिनियम के नियम में राहत राशि यदि अपराध बलात्संग या प्रकृति विरुद्ध अपराध है तो पीड़ित को कितनी राशि संदेह करने का प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। दोस्तों सही ऑप्शन 5 लाख का है। 5 लाख का उपबंध किया गया है राशि संदाय करने का, 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
ये 66 हमारे क्वेश्चन हुए। और ये हमारे एससी एक्सट्रैक्ट हुआ। नया आइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इस अधिनियम के पीछे किस विधि की भूमिका थी जिस कारण ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अस्तित्व में आया? भारतीय दंड संहिता या साधारण खंड अधिनियम? ए और बी, ए या बी? तो 267 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अड़सठ देखिए, अधिनियम में जब ऐसी किसी विधि थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है तो ऐसा विचारण करने वाला न्यायालय क्या समझा जाएगा? विशेष न्यायालय, दांडिक न्यायालय, साधारण दांडिक न्यायालय, सेना न्यायालय? तो 68 का भैया सही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा सी, साधारण दांडिक न्यायालय, साधारण दांडिक न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम विशेष में जब सक्षम साक्षी के द्वारा देने में असफलता पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इस अधिनियम विशेष में जब सक्षम साक्षी के द्वारा साक्षी देने में असफलता पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। न्यायालय, न्यायाधीश, अभियोजन या सभी? तो 69 का सी है भैया, ऑप्शन नंबर अभियोजन। आइए आयुध शस्त्र अधिनियम 1959 का क्वेश्चन नंबर 70। यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक दबाव घोड़े से ना हटा लिया जाए या अस्त्रों का रखने वाली मैगजीन खाली ना हो जाए, अस्त्र छूटते रहेंगे। और ये वाक्य किस परिभाषा में आता है? आयुद्ध में आता है, प्रसिद्ध गोला बारूद में आता है, प्रतिसिद्ध अग्नायुद्ध में आता है या अग्नायुद्ध में आता है? 70 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिसिद्ध गोला बारूद में आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए 71, इस अधिनियम में किस धारा में अपराधों का संज्ञेय होना बताया गया है? धारा 36, 37, 38, 39। और धारा ये है हमारी 38 जो अपराधों का संज्ञेय होने के बारे में प्रावधान करती है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम प्रारंभ होने की कितनी अवधि के भीतर जो शस्त्र औजार आदि होंगे संशोधन अनुसार जमा कर दिए जाने चाहिए? 90 दिन के अंदर, 120 दिन, 180 दिन, या पूरा 1 साल, 365 दिन? तो 365 दिन दोस्तों, सही ऑप्शन डी होगा। ये हमारे आयुध हुआ। आइए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। अधिनियम की धारा 2 में किस संबंध का अर्थ बताया गया है? पारिवारिक का, सामाजिक का, घरेलू का या सभी का? तो दोस्तों इसमें बताया गया है घरेलू का, सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिनियम में विशेष लोग अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र कब होते हैं? जब वो 5 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, 7 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो, ये सभी गलत हैं। 74 का सही ऑप्शन है 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय उसने उसका किया हो। ठीक है, तो व्यक्ति सहायक विशेष लोग अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। आइए 75, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन संहिता किस धारा के अनुसार होता है? सीआरपीसी की किस धारा के अनुसार? 165, 163, 164 और 164। तो सही ऑप्शन है दोस्तों सीआरपीसी की धारा 164, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। 76 में बात की गई है कि अधिनियम में कैसा दृष्टिकोण अपनाने हेतु उद्देश्य में कहा गया है? न्यायिक, सामाजिक या मित्रवत? सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? कैसा दृष्टिकोण? तो दोस्तों मित्रवत, बालकों के साथ कैसा व्यवहार? दोस्ती वाला, मित्रवत व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। आइए 77, अधिनियम में जघन्य अपराध से तात्पर्य है जो न्यूनतम 7 वर्ष, न्यूनतम 7 वर्ष उससे कम, न्यूनतम 7 वर्ष उससे अधिक, न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष। दोस्तों न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी,
होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 78। केंद्रीय प्राधिकरण किस कन्वेंशन के अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत थे? जिनेवा, हैग या वियना या पेरिस? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैग। आइए महिलाओं का शिशु रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की क्वेश्चन नंबर 79 जो अधिनियम में लेविल से संबंधित है। लेविल में क्या संबंध है भैया? लेविल जो परिभाषा बताई गई है लेविल की, तो क्या संबंधित है भैया? कोई लिखित, कोई छपी हुई या सील लगी हुई या सभी? तो भैया सभी है, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से 80। अधिनियम के अनुसार बिना वारंट के प्रवेश किस स्थान में नहीं किया जाएगा? सरकारी में तो किया सकता है, सरकारी आवास में भी, सरकारी स्थान में, लेकिन प्राइवेट आवास में नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसका भी 80 का भैया सी, प्राइवेट आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्ट मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसका क्वेश्चन नंबर 81 बात करता है कि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मानव से अभिप्रेत है संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय पर संविधाओं। तो भैया ए या बी? ओ और बी, तो ए या बी। 82 देखते हैं। अधिनियम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटाता है? आयोग का अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 82 का सही ऑप्शन हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। आयोग या राज्य आयोग का उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है कितनी अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा? तो दोस्तों वो 1 वर्ष के पश्चात जांच नहीं करेगा। तो 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष के पश्चात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों हमारे 83 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए नया एक्ट और देखते हैं, सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 आईटी। अधिनियम में अपराधों को समन के संबंधित धारा है। धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65। तो धारा दोस्तों इसका सही ऑप्शन 63, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए दंड कितना है? 7 वर्ष, 10 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर आजीवन कारावास तक का दंड हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। और अधिनियम में अंकीय चिन्ह सर्जित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? कुंजी युग्म, प्राइवेट कुंजी, लोक कुंजी, प्रवर्तक के हस्ताक्षर। 86 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट कुंजी। ठीक है दोस्तों, हमारा वो भी हुआ। आइए बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 की है ना 87। अधिनियम के अनुसार बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को राज्य सरकार किसकी शक्तियां विनिहित कर सकेगी? पुलिस थाने के भाषा अधिकारी की, पुलिस निरीक्षक की, पुलिस उप निरीक्षक की, या पुलिस कोई भी या सभी की? कोई भी या सभी। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी या सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88। अधिनियम के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान का विवरण करने के प्रयोजनों के लिए किसको बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी समझा जाएगा? कलेक्टर को, डीएम को, एसडीएम को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को? तो विवाह प्रतिशत अधिकारी समझा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएम को। अधिनियम में विदेश की अवज्ञा करने पर कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? 25,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख? तो दोस्तों इसमें क्या आ सकता है? 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्वेश्चन नंबर 90। अधिनियम की धारा 2A में समुचित सरकार से किसी ऐसे के साथ संबंध विपरीत है जो केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग, लोक प्राधिकरण, लोक प्राधिकारी। तो 90 का सही ऑप्शन है दोस्तों लोक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 91। अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी से विपरीत है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक या सभी? तो सभी।
अधिनियम में शासित से संबंध में प्रत्येक दिन कितनी होती है? प्रत्येक दिन कितनी होती है? पेनल्टी 100 रुपये, 200 रुपये, 250 या 500 रुपये। तो दोस्तों 92 का सही ऑप्शन है 250 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये 60 क्वेश्चन बचे हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। केंद्र सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसको बनाती है? सत्र न्यायालय को, जिला न्यायालय को, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, उपरोक्त से कोई नहीं। तो दोस्तों 93 का सही ऑप्शन है महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को। ठीक है, 93 का सही ऑप्शन है सी। केंद्र सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसको बनाती है? तो महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 94। अधिनियम में दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा में होती है? धारा 12, 13, 14, 15। दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 13 में। और अब 95, अधिनियम की धारा 5, यदि व्यक्ति इसके बावजूद अपराध किया गया है, वहाँ बालक है, तो दंड कितना मिलता है? 95 का सही ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। दोस्तों उसको जो अपराध बालक है तो वहाँ ऑप्शन अपराध होगा 7 वर्ष, सही ऑप्शन सी होगा। हाँ ये लास्ट 5 क्वेश्चन। मानव मोटर अभियान अधिनियम 1988। अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के बिना वाहन का उपयोग करने पर प्रथम अपराध होने की दशा में कितना जुर्माना होगा? 1000, अधिकतम 10, 1000, अधिकतम 5, 2000, अधिकतम 5 और 2000, अधिकतम 10। तो कृपया जो दंड हो सकेगा प्रथम बार में वो है 2000 और अधिकतम 5, सही ऑप्शन है सी, न्यूनतम 2, अधिकतम 5। बिना हेलमेट पहने मोटर यान चलाना दंडनीय अपराध है, किस धारा में बताया गया है? 94A, 94B, 194A, 194B, 194C, 194D। 194D में इसे प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण धारा है। 98, हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के संबंध में बनी स्कीम के उपबंध का उल्लंघन करने पर दंडित होगा। 1 वर्ष तक या न्यूनतम 25,000, अधिकतम 3 लाख या दोनों। 1 वर्ष या न्यूनतम 50,000, अधिकतम 5 लाख या दोनों। 2 वर्ष न्यूनतम 25,000, अधिकतम 3 लाख या दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष तक का न्यूनतम 25,000 या अधिकतम 5 लाख या दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 वर्ष तक का या न्यूनतम 25,000 रुपये या अधिकतम 5 लाख रुपये, दोनों से दंडित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलमेट को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो 27, 128, 129, 130। तो दोस्तों 129 में हेलमेट को बताया गया है। और ऐसे मोटरयान जो देश की रक्षा से संबंधित सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, चालान लाइसेंस किस आयु के व्यक्ति को दी जा सकेगी? तो दोस्तों इसकी उम्र सीमा जो है वो है दोस्तों 18 वर्ष के व्यक्ति को, सही ऑप्शन भी 18 वर्ष के व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन ला के पूरे कंप्लीट हुए। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको 100 में से कितने नंबर आपके सही हैं। अब हमारी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के और बाकी सामान्य ज्ञान के। तो हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 101 से 135 क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर का किला किसने मानसिंह से युद्ध करके जीत लिया था? इल्तुतमिश ने जीता था, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। तो 101 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने मानसिंह से युद्ध करके किला जीत लिया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की महान क्रांति में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ठीक है दोस्तों, ये हमारी 1857 क्रांति है जो नीमच छावनी से शुरू हुई थी और इसमें सिंधिया
ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे हिंदिया, होलकर, भोपाल के नवाब, तो सभी, तो दोस्तों इन सभी ने साथ दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए 103, रानी अवंतीबाई किस उपनाम से भी जानी जाती है? मंडला की झांसी की रानी, मध्य प्रदेश की झांसी की रानी, अवंतिका की झांसी की रानी, दोस्तों रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जानी जाती है उपनाम। सही ऑप्शन है रामगढ़। ठीक है, सही ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इब्राहिम लोधी यहाँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है झाबुआ, अलीराजपुर, दोनों या कोई नहीं, तो दोनों दोस्तों ऑप्शन में सही है, लेकिन सबसे पश्चिमी की बात करें तो वो अलीराजपुर है। ठीक है, दोनों हैं इसमें दोनों ऑप्शन है, लेकिन दोनों कौन सा मतलब सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दोनों है दोस्तों। ठीक है, और सबसे एक पूछा जाए तो वो एक अलीराजपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। झाबुआ थोड़ा सा इधर आ जाता है। सबसे पश्चिमी की हम बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ दोनों भी है दोस्तों, दोनों भी हैं, दोनों भी हो सकता है, लेकिन सबसे पश्चिमी है तो अलीराजपुर है। सही ऑप्शन बी। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों सभी को मैप कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर कौन कौन से हमारे ज़िले हैं, और ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन में आसानी होगी। महाराष्ट्र कैसे कहीं तक नहीं होगा, छत्तीसगढ़ कैसे कहीं तक नहीं होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी सीमा राजस्थान से ही लगती है, और राजस्थान के बाद हमारी नीमच समझ। ठीक है, तो यहाँ सभी लोग का सही ऑप्शन होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। ऑप्शन नंबर ठीक है ए। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना हमारा भैया। ठीक है, दक्षिणी जिला हमारा बुरहानपुर है, बुरहानपुर। ठीक, और सिंगरौली इधर है भैया, इन्हें याद रख लीजिएगा। और सबसे पश्चिमी तो अलीराजपुर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपको काफ़ी अनुमान लगेगा हम कितने तैयारी हमारी अभी तक हो पाई है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं होती है? नहीं है। तो सोन घाटी, चंबल घाटी, ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी। दोस्तों हमारा 106 का सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चंबल जो है हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, और ये भ्रंश घाटी में नहीं बहती। बाकी हमारी नर्मदा, सोन और ताप्ती ये कैसी बहती हैं भैया? नर्मदा और ये सब भ्रंश घाटी में होते हुए बहती हैं। ठीक है, और नर्मदा और ताप्ती हमारी कहाँ पर गिरती? बंगाल की खाड़ी में। बाकी सोन नदी हमारे पश्चिम की ओर उतर जाती है, पूर्व की ओर। ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। मैंने वीडियो बना चुका हूँ सभी जीएस के नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो, आप देख लीजिएगा, और देख लिया होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप प्लीज़ देखिए, टाइम बहुत कम रह गया है। मध्य प्रदेश में तकिया द्वीप कहाँ है? मध्य प्रदेश में तकिया द्वीप कहाँ है? जबलपुर, ओमकारेश्वर, भोपाल या महेश्वर? दोस्तों सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक, आइए 108, मध्य प्रदेश में चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा, खंडवा, पचमढ़ी, मंदसौर। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की सीमा से लगा हुआ राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर बंधाता है चंबल नदी पर। तो 108 का सही ऑप्शन डी होगा, जहाँ पर मंदसौर। मध्य प्रदेश में वर्षा किस मानसून से होने पर होती है? किस मानसून से होने पर होती है? दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में। तो 109 का सही ऑप्शन होगा सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? तो दोस्तों चक्रवात, सूखा, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों सभी को पता होगा, मिट्टी से संबंधित है। ठीक, मिट्टी से। 112, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? होशंगाबाद हमारा गेहूं के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो होशंगाबाद यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो कपास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मालवा, निमाड़, खंडवा, खरगोन। दोस्तों ये जाने जाते हैं सफ़ेद सोने के हिसाब से। ठीक है, तो निमाड़ का मैदान क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? तो दोस्तों जो बकरी है ये गरीबों की गाय है। ठीक है, हर किसी की बस की बात है कि पालना, और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन फिंगरलिंग का संबंध किससे है? तो मछली पालन से है, बागवानी, पशुपालन या टिम्बर उद्योग। तो दोस्तों मिशन फिंगरलिंग ये मछली पालन से संबंधित है। सही ऑप्शन हमारा ए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
116। कौन सी फसल औषधि फसल मानी जाती है? दोस्तों गन्ना, या मतलब देखिए दवाई के रूप में तो गन्ना नहीं, महुआ, कपास नहीं दोस्तों, धृत कुमारी यानी जो बोलते हैं हम क्या बोलते, एलोवेरा। एलोवेरा दोस्तों हमारी एक ऐसी फसल है जो औषधि फसल मानी जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत अच्छा। 116। आइए 117 देखते हैं। वन उपज भिलाला का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? तो कागज के लिए, औषधि के लिए, स्याही के लिए, कत्था के लिए। दोस्तों वन उपज का जो उपयोग है वो भिलाला वो होता है स्याही के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 118। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 NH से 3 किस राज्य उद्यान से होकर गुजरती है? दोस्तों ये माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये 32 पहाड़ी से घिरा हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बी ऑप्शन सही होगा। आइए 120। मध्य प्रदेश की मझगांवा खदानों जो हीरो के लिए फेमस है भैया, हीरो जहाँ हीरे मिलते हैं, ये किस जिले के अंतर्गत आती है? और सभी को उम्मीद है मालूम होगा, सतना जिले के अंतर्गत ये आती है। सही ऑप्शन सतना। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है जो भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा का पानी गर्म करने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों ये, तो ये भोपाल में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, भोपाल में ये स्थापित किया गया है और जो कि भारत का सबसे बड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 122 देखिए, टिश्यू पेपर बनाने का संयंत्र कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया है? ठीक है, तो ये लगाया गया है दोस्तों अनूपपुर में। कहाँ पर लगाया गया है? अनूपपुर में। ऑप्शन नंबर सी, बैतुल विदिशा, अनूपपुर, रीवा। तो सही ऑप्शन क्या हमारा, टिश्यू पेपर जो है वो अनूपपुर में इसका संयंत्र लगाया गया है। 123 देखिए, 1 2 3, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है हमारा होशंगाबाद में। ठीक है, देवास में नोट प्रेस है, अखबार की नेपानगर में, इटारसी हमारा जंक्शन। ठीक है, तो सही ऑप्शन होशंगाबाद, सी होगा सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है? और छिंदवाड़ा में, बैतूल, झाबुआ, रीवा। तो सही ऑप्शन दोस्तों छिंदवाड़ा है, इसका सही ऑप्शन ए है। आइए 125, मध्य प्रदेश से किस जनजाति को जंगलों के भी जंगली कहा गया है? जंगलों के भी जंगली कहा गया है दोस्तों, कौन सी जाति है? तो सही ऑप्शन है भारिया, इसको जंगलों की भी जंगली कहा गया, इसको भारिया को याद रखिए। जंगली और सॉरी याद रखिए, मध्य प्रदेश में ST की जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए इनसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, इन्हें अच्छे से समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 126, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है? तो दोस्तों कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो दोस्तों ग्वालियर की सर्वाधिक साक्षरता है। आइए 127, भारत की पहली ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? इंदौर एक्सप्रेस है, मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति है, भोपाल बिलास एक्सप्रेस है, भोपाल एक्सप्रेस है। दोस्तों 27 का सही ऑप्शन है भोपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। आइए 128 में देखते हैं, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1951। दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल में जो रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत पूछा गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
मध्य प्रदेश में अटल ज्योति योजना का संबंध किससे है? अटल ज्योति का संबंध किससे है? बिजली पूर्ति हेतु है, आंखों के उपचार हेतु, मोतियाबिंद के उपचार हेतु, बुजुर्गों की बुजुर्ग व्यक्तियों की आंखों के उपचार हेतु या बिजली पूर्ति हेतु। तो दोस्तों इसका संबंध है अटल का योजना का संबंध बिजली पूर्ति हेतु, सही ऑप्शन डी। ठीक है, 130 क्वेश्चन। आइए 131वां देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब बदल चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना पेपर दोस्तों बन चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मोहम्मद रफ़ीक खान साहब, आप सभी को उम्मीद मालूम होगा, मोहम्मद रफ़ीक सही ऑप्शन है 131 का सी। मध्य प्रदेश में कितनी आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों हेतु नगर निगम की व्यवस्था होती है? ठीक है, ऐसा तो कितने, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 3 से 5, दोस्तों 5 लाख से अधिक, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आइए 133, मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? सभी को मालूम है 230। और फाड़ के स्टूडियो जो कि अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए धार में स्थित है। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित नहीं है? तो सागर, शिवपुरी, मुरैना सभी जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए अब देखते हैं भारत से संबंधित समसामयिक घटना चक्र 135 से 145 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला प्रथम शहर कौन सा है? ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ने 100% करा। ठीक है, तो भुवनेश्वर है भैया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी भैया? तो ये पहले भी गई थी और अभी हाल ही इन्होंने जीता। ठीक है, तो इन्होंने कितने मेडल जीते? तो ये है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2 मेडल। ठीक है, और आइए 138 देखते हैं। अभी हाल ही में किसे नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? आसांग दास को, अनंत दास को, दीपक दास को या सीताराम मीणा को? तो दोस्तों 138 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास को। किस राज्य की पुलिस ने अभी हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन शुरू किया? किस राज्य की पुलिस ने? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल। तो 139 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, केरल ने। और अभी हाल ही में कौन सा ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन असम है, झारखंड है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है? उसका सही ऑप्शन दोस्तों कर्नाटक है। कर्नाटक वो राज्य बन चुका है। ठीक है, पहला राज्य इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए 141 देखते हैं। किस राज्य में स्थित राम रपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? ठीक है, तो ये तेलंगाना का मंदिर दोस्तों इससे शामिल ही तो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा किस राज्य ने सरकार ने की है? ठीक है, तो 142 का सही ऑप्शन क्या है हमारा? बिहार, केरल, उड़ीसा, मेघालय। तो भैया आपदा प्रबंधन जो है इसको अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है भैया? ये तारीख ये भी पूछा जाता है। तो ये बनाया जाता है हमारा कब भैया? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का नाम क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं भैया, सबसे उम्रदराज छात्र हमारी कौन है? श्री शांति अम्मा, भानुमति अम्मा, भागीरथी अम्मा, श्री अप्पा अम्मा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी अम्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसे AIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? बाला देवी, शांति देवी, सुनीता देवी, असलाता देवी। दोस्तों 145 का सही ऑप्शन है बाला देवी, ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आइए लास्ट 5 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इस साल ओलंपिक खेल हुए जो है 2020 में होने थे, जो कि कोरोना के कारण 2021 में हुए, जापान टोक्यो में हुए। महत्वपूर्ण है, इसलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
146 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है 23 जून, याद रखिएगा इस तारीख को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मलेरिया से कौन मुक्त घोषित देश हुआ भैया? ये भी महत्वपूर्ण वर्ष 4, 7, सिंगापुर, जापान, चीन, ब्रिटेन। तो ये करा कौन ने? चीन। किस देश में रेत का सबसे ऊंचा महल बनाया गया है? सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में या डेनमार्क में? सही ऑप्शन दोस्तों इसका है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट देखते हैं। बेहतर मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस देश ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है? रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल। तो 149 का सही ऑप्शन है भैया चीन। चीन ने ऐसा लॉन्च किया है। और किस फुटबॉल टीम ने 2020 का यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो ब्राज़ील, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। 150 का सही ऑप्शन है, इटली ने ये किया है। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और बताइएगा कि आपके लॉ में और जीएस में कितने कितने नंबर आए, कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।